इलेक्ट्रिक फ्लक्स से करेंगे स्टार्ट यार, है ना? आई मीन पहला वाला चैप्टर तो हो गया था। तो फ्लक्स में अगर हम बात करेंगे यार, देखो वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा चिल्लाने के लिए मना किया गया है। तो इतने से आप सुन पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ अभी? Yes, sir, sufficient. ठीक है। बिल्कुल आराम। तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्टार्ट करते हैं। ई वेक्टर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एंड सिमिलरली फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हो। जितने भी फ्लक्स हैं वो सब एक फ्लक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है। इसमें ये कहते हैं ना, मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आप ड्रॉ करें और इस टाइप से हम कुछ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज की वजह से क्रिएट की गई होंगी। तो यहाँ पर आप इसको ई से डिनोट कर दें, सम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में, इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम कोई एक सरफेस लाते हैं, कोई भी एक सरफेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाओ आप, तो हम इसके इनसाइड पर एक सरफेस को प्लेस कर रहे हैं। मान लो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका सरफेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, कोनिकल सरफेस, टाइप ऑफ सरफेस कोई भी ले सकते हो आप। जस्ट हमको करना क्या है कि कोई एक सरफेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है आपको। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो सकता है कि सरफेस जो है वो एक रेगुलर ज्योमेट्री का ना हो, कोई भी इरेगुलर ज्योमेट्री का है। तो इस टाइप से कोई लिमिटेशंस नहीं डाल रहे हैं इसके ऊपर, कोई भी सरफेस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे में इसके इनसाइड अगर आप कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लो, आप सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पार्ट डीए, स्मॉल पार्ट डीए ऑन द सरफेस, और उस डीए वाले पोर्शन के लिए एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें। नॉर्मल लाइन उस डीए पोर्शन से, मतलब सरफेस के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंशियल एरिया कह लो, उस डिफरेंशियल एरिया का अपना एक नॉर्मल चूज किया, और उस नॉर्मल के साथ वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है उसका एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं। डीए के नॉर्मल के साथ डीए वाली सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है उसका उसके नॉर्मल के साथ एंगल थीटा। तो मैथमेटिकली फ्लक्स को आप डिफाइन करते हो प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एरिया जो चूज किया गया है डीए, और मल्टीप्लाइड बाय इस थीटा वाले एंगल का कोसाइन यूज करते हो, कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड into this small area dA multiplied by cos theta. Theta is the angle between the normal for this dA portion and the electric field direction for this dA portion. That means कि कुल मिलाकर के थीटा एक लोकल वैल्यू होगी। लोकल वैल्यू का मतलब ये हुआ, लोकल वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डीए एरिया को किसी और जगह पर चूज कर लें, जो डीए हमने यहाँ पर चूज किया है इसको अगर इसकी जगह कहीं और मान लेते, लेट्स से अगर यहाँ कहीं पर अगर हम डीए एरिया चूज करते, इसको डीए डैश मान लो आप, तो यहाँ वाला नॉर्मल और यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में है, यानी कि इसे डीए डैश के लिए अगर आप बात करोगे तो फॉर डीए डैश इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाइड बाय डीए डैश, एंड देन इसके नॉर्मल का और यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर आप cos 0 डिग्री पुट करोगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर आप रख रहे हो ना, ये भी इसी जगह पर है जहां पर ये डीए एरिया है, वहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड चूज करेंगे। दैट मीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट डीए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चूज कर रहे हो ये एट डीए डैश यूज करोगे। मतलब जिस जगह पर आपने छोटा सा एरिया चूज किया उस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो उस छोटे से एरिया का मैग्नीट्यूड डीए या फिर डीए डैश, और उस एरिया के नॉर्मल से वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, उसका कॉस थीटा। ये कुल मिलाकर के इस स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स डिफाइन करेंगे। फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल एरिया डीए, फ्लक्स फॉर दिस स्मॉल एरिया डीए डैश। और पूरे एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए अगर मुझे इसका कंप्लीट फ्लक्स फाइंड आउट करना है फॉर द कंप्लीट सरफेस, तो नेचुरली इसको आप इंटीग्रेट कर लो, दैट इज टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ
देखो बच्चा क्लियर तो होता है, लेकिन मैं फिर बताऊं न्यूमेरिकल करते वक्त गलतियां करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल करते वक्त मिस्टेक होती है, कंफ्यूजन होते हैं। तो एक बार मैं फिर बता दूं क्या करना है आपको इसके इनसाइड जाकर के। मतलब फ्लक्स को कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके स्टेप्स। पहला स्टेप आप लोगे, जिस भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है उसका एक छोटा सा एरिया चूज करेंगे। ये आपका स्टेप नंबर 1 आएगा, डीए, चॉइस ऑफ डिफरेंशियल एरिया, स्टेप नंबर 1। उस जहां पर भी आपने डीए चूज किया है, जहां पर भी डीए चूज किया है, उसके उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करोगे आप, सेकंड स्टेप। और तीसरा, जो भी आपने डीए चूज किया है, इसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बन रहा है, उसका कॉस थीटा यूज करेंगे। अब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस केस में क्या आंसर बन जाएगा भाई? ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट रहे। उस केस में इस फ्लक्स की क्या वैल्यू बन जाएगी? उस स्पेशल केस में अगर आप चलते हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो इस केस में आप इसी फ्लक्स को आप ई डॉट तब आप इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, E into A into cos थीटा, तब आप इसको लिख सकते हो टोटल। मैंने इसलिए कहा ना कि मैं जानबूझ करके यहाँ से स्टार्ट किया है, बिकॉज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स इसको अपना मेन फॉर्मूला मान लेते हैं और इसको सेकेंडरी फॉर्मूला मानते हैं। एक्चुअल में ये आपका मेन डेफिनेशन यही है, प्राइमरी डेफिनेशन यही है। इसका सेकेंडरी रिजल्ट आप कह सकते हो कि E A cos थीटा उस केस में आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट चल रही होगी, और कांस्टेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही नहीं, डायरेक्शन में भी। और अगर ये सरफेस कोई क्लोज सरफेस हो गया, अभी तो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है आपको डायग्राम में, अगर यही सरफेस क्लोज सरफेस हो जाएगा तो उसके फ्लक्स के लिए एक स्पेशल लॉ भी है, गॉस थ्योरम भी है आपका। वहां पर ये कहा गया है, ये दो स्पेशल केसेस आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप फ्लक्स को लिखोगे E मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, जिसको थ्रू डायग्राम भी आपको समझा देते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड डायरेक्शन में है, बिल्कुल कंप्लीटली यूनिफॉर्म, और इसके परपेंडिकुलरली अगर हमने सरफेस पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल सरफेस रखो आप, कितना फ्लक्स का होगा इसमें? इसका सरफेस एरिया अगर कैपिटल A मान लेते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू? फ्लक्स विल बी E मल्टीप्लाइड बाय A कह सकते हो, यस सर, है ना। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली कोई सरफेस रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तो फ्लक्स E into A, इनफैक्ट ये मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है। अच्छा एक बार आप सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ, उसे बोला आपकी साइड से म्यूट करना होगा, एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर लेना फिर से। सेकेंडली, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर आप जो सरफेस ले रहे हो वो इसके पैरेलल में ही प्लेस करो तो क्या कितना आंसर आएगा? जो सरफेस है अगर आप इस तरीके से रखो, मतलब सरफेस इस तरीके से ले रहे हो कि इसका जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर है, नॉर्मल टू सरफेस एट 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मिनिमम फ्लक्स का एग्जांपल हो जाएगा। फ्लक्स विल बी 0 जब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर, यानी थीटा 90 डिग्री, आंसर 0। और दूसरा स्पेशल केस में आपसे ये कह रहा था कि अगर ये सरफेस कोई क्लोज सरफेस हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया, कोनिकल सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया, उस केस में फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, जिसको पहले तो आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करोगे, उसको भी इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा लिखेंगे,
बट यहाँ पर एक सर्किल का सिंबल बनाते हो, सर्किल स्टैंड करता है कि क्लोज, नीचे आप एस लिख देते हो, दैट इज क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालते हैं। और इसको हम बिना किसी डेरिवेशन के, विदाउट डेरिवेशन, सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि ये बाय द गॉस लॉ डिफाइंड एज टोटल चार्ज जो सरफेस के इनसाइड होगा, चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। फेमिलियर है इसके थ्रू आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप इस चैप्टर में ये 3 ही पॉइंट्स यूज होंगे। इस पूरे चैप्टर में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एक जो हमने यहाँ पर फ्लक्स को डिफाइन किया है, एक हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फ्लक्स के इस डेफिनेशन के ऊपर। सेकेंडली, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 स्पेशल केसेस हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो आप मेन 2 बातें ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके पहले सिर्फ 2 बातें ध्यान रखो। फ्लक्स फॉर एनी सरफेस अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जहां पर डी ए चूज करेंगे वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे और वहीं पर एंगल थीटा भी देखेंगे। और अगर क्लोज सरफेस है जिसके अंदर स्फीयर आएगा, सिलेंडर आएगा, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स, तो उनके फ्लक्स को निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेटिवली टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि गॉस लॉ है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, बताएं आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये 2 स्टेटमेंट अब ध्यान रखना, ये दोनों इरेज करने जा रहे हैं, बट आप साइड में कहीं नोट कर लेना। पूरा चैप्टर सिर्फ इन 2 इक्वेशंस के ऊपर होगा, कंप्लीट चैप्टर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। चलो एज एग्जांपल एक क्यूब का एग्जांपल लो यार, क्यूब इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और बताना क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिएगा आप लोग, ट्राई कर रहे हैं जल्दी हो जाए। एक क्यूब ले रहे हैं आप, है ना, साइड लेंथ इसकी एल मान लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड एंड यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली इसके टोटल 6 फेसेस होंगे। तो सबसे पहले इसका बॉटम फेस 1, टॉप फेस 2, लेफ्ट वाला फेस 3 और राइट वाला फेस 4। पहले इन चारों के फ्लक्स बताओ कितने आएंगे आपको, इनके फ्लक्स। सर 1 और 2 का 0 आ जाएगा। हाँ, फेस 1 का, फेस 2 का, क्यूब की फेस 3 का फ्लक्स, और क्यूब के सर फेस 3 का -EL² और 4 का EL²। राइट यस सर। राइट। और ये स्पेशल केस लिया, बिल्कुल सही। हमने भी जानबूझ करके स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखा है, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली E × A × cos थीटा कर सकते हो, डायरेक्टली आप E cos थीटा कर लीजिए। फेस 1 का नॉर्मल किस तरफ जाएगा? तो क्यूब का बॉटम फेस है, बॉटम फेस डाउनवर्ड। मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 0, फ्लक्स 0। फेस 2 का नॉर्मल भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, फ्लक्स 0। फेस 3 का नॉर्मल किधर दिखाएंगे भाई? लेफ्टवर्ड। ये वाला। अब इसमें नॉर्मल 2 दिखा सकते हो आप, वैसे तो 2 नॉर्मल्स बन सकते हैं। फेस 3 का नॉर्मल राइट साइड भी हो सकता है और फेस 3 का नॉर्मल लेफ्ट साइड भी हो सकता है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन राइट साइड भी ले सकते हैं। अगर इस नॉर्मल को चूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा। ये वाला नॉर्मल चूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर एक रूल और है, एक एक्स्ट्रा रूल, एक कन्वेंशन और बताया जाता है आपको। जब किसी भी क्लोज्ड बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर आप फ्लक्स निकालते हो, जैसे इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस होंगी, तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर फेस का फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो हमेशा आप नॉर्मल चूज करेंगे आउट ऑफ द बॉडी वाला। ऑलवेज नॉर्मल विच इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, बाहर निकलने वाला नॉर्मल। ये कन्वेंशन है, एक्चुअली कोई लॉ नहीं है, बट ये कन्वेंशन बताया गया है कि जब भी क्यूब
स्फीयर या किसी भी क्लोज बॉडी के किसी एक पार्ट पर फ्लक्स निकालते हो आप, किसी एक पार्ट का फ्लक्स, तो दो पॉसिबल नॉर्मल्स में से एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जाएगा, एक नॉर्मल बॉडी के बाहर आएगा। आप बाहर वाला नॉर्मल ही हमेशा चूज करके अपना आंसर देंगे। और अब बताएं इसका क्या आंसर बनेगा। अगर इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं कि नॉर्मल मस्ट बी कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, यानी सरफेस 3 से बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रहा है, सर माइनस ई एल स्क्वायर। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया L स्क्वायर, और साथ में cos 180 डिग्री बन जाएगा। cos 180 डिग्री के हिसाब से यहाँ माइनस। और सरफेस 4 की जब बात करेंगे तो सरफेस 4 का नॉर्मल बॉडी से बाहर जाने वाला लेंगे, तो सरफेस नंबर 4 इसके लिए नॉर्मल जो कि बॉडी से बाहर की तरफ निकलता हो, और बॉडी से बाहर निकलने वाला नॉर्मल ये डायरेक्शन बनेगा, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू बन जाएगी प्लस ऑफ EL स्क्वायर। इनके अलावा दो फेसेस और रह गए, उनमें क्या आंसर आएगा? जीरो। जीरो। तो बाकी के दो फेसेस हैं वो इस डायग्राम पे आपको दिखेंगे नहीं, बट वो दो फेसेस फ्रंट और बैक वाले हैं। मतलब मैं उनको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ ऐसे, जिसको ऐसे मैं वर्टिकल लाइन के थ्रू शेडेड कर रहा हूँ ना, ये फेस होगा फ्रंट साइड, क्यूब का फ्रंट, और एक इसके बैक साइड पर होगा इधर क्यूब की बैक साइड पर। इन दोनों के लिए भी फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। इसको आप सरफेस 5 कहते हैं और बैक साइड वाली सरफेस को 6 कह दीजिए। पॉइंट क्लियर हुआ है तक? यस Yes. ठीक है। टोटल फ्लक्स बताओ कितना आएगा क्यूब की सारे फेसेस को ऐड करके? फ्लक्स ऑल फेसेस ऑफ क्यूब 0 जीरो। राइट। जीरो। क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई कंसेप्ट है? अंदर कोई चार्ज नहीं रखा उससे। मतलब ये कोई स्पेसिफिक केस के लिए बन रहा है या फिर इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं? सर क्यू इनसाइड इज जीरो। बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं सर, तो उस वजह से क्यों और सुनने दो। बाकी क्या कर रहे थे आप बच्चे, फिर से दूसरे बताना। सर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू इनसाइड इज जीरो। अच्छा, ये कैसे मालूम चल रहा है कि क्यू इनसाइड 0 होगा यहाँ पर? सर इनकमिंग Sir. फ्लक्स इक्वल टू आउटकमिंग फ्लक्स। सर क्योंकि एक तो कह रहे सर कि क्योंकि incoming अगर flux- क्यू इनसाइड होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी साइड में अलग होती। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। पहले बच्चा लोग वॉइस शायद चली गई थी। यस क्या ये स्टेटमेंट जनरलाइज कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सुनना स्टेटमेंट को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर आप क्यूब की बजाय, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो, यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर वाला फेस और इधर वाला फेस आइडेंटिकल है, एक के लिए माइनस है एक के लिए प्लस है। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इसमें क्यूब की बजाय कोई इररेगुलर ऑब्जेक्ट लाते, क्यूब की बजाय कोई इररेगुलर ऑब्जेक्ट लाते, तो क्या तब भी मेरा टोटल आंसर 0 आता? यस सर यस आता सर। ना? क्योंकि हमने कहा ना आप दो स्टेटमेंट्स को माइंड में रखो। एक स्टेटमेंट ये कि फ्लक्स को डिफाइन किया गया है बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीए इनटू कॉस थीटा, ये डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स है। और फ्लक्स की डेफिनेशन का यूज करते हुए गॉस ने अपना एक लॉ दे रखा है, और वो ये कहता है कि फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस, कैसा भी क्लोज सरफेस आप ले आओ, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। और ये जो लॉ है ना, इसके लिए क्लोज सरफेस के ऊपर कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि सरफेस छोटा होना चाहिए, सरफेस बड़ा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इररेगुलर होना चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। कैसा भी सरफेस, कैसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा भी चार्ज, सभी कंडीशंस में, सारी कंडीशंस में ये काम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूनिफॉर्म कह रहे हो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि क्यू इनसाइड नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकता?
रीजन क्या है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी भी स्पेस में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी भी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से रेडियली बाहर जानी चाहिए। और अगर किसी भी स्पेस में नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आनी चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी है। और हाँ, एक डाउट ये मन में जरूर आ सकता है, और आ भी रहा होगा, शायद कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ भी रहा होगा कि क्यू इनसाइड जीरो होने का एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जितना पॉजिटिव चार्ज रखा हो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी रखा हो इसके अंदर। क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मतलब क्यू इनसाइड के जीरो आने का दो मतलब है, एक इसके अंदर चार्ज है ही नहीं, और एक जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। दोनों बातें भाई, एग्जाम में 0 नंबर आने की दो पॉसिबिलिटी, एक तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, और दूसरा जितना आपने पॉजिटिव अटेम्प्ट किया उतना नेगेटिव अटेम्प्ट भी हो गया, दोनों में ही 0 आने वाला है। ये कौन सा केस बनेगा यहाँ पर? दूसरा टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है, गॉस लॉ के हिसाब से इस क्यूब के इनसाइड पर टोटल चार्ज 0 आएगा। क्या कहेंगे, चार्ज है ही नहीं, या जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है, या दोनों ही हो सकते हैं क्या? दोनों हो सकता है। नेट जीरो। साथ में ये भी ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखा रहे हो आप, और इसीलिए प्रीवियस क्लासेस में जब आप लाइंस ऑफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वाला केस होगा। हाँ जब लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस क्लासेस में हम प्लॉट कर रहे थे ना, तब आपको ये बात रियलाइज करवाई थी कि अगर कहीं पर प्लस और माइनस दोनों चार्जेस होंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती वहां पर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है ही नहीं वहां पर, क्योंकि अगर कहीं पर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज के नियर अबाउट, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के नियर अबाउट, क्योंकि एक बार बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कहने का मतलब इसकी इंटेंसिटी पूरे स्पेस में एक जैसी है। और वो तो सिंगल चार्ज के केस में भी नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज के बिल्कुल नजदीक जब जाओगे आप, किसी भी चार्ज के बिल्कुल पास में पहुंच जाओ, तो हम लोगों ने ग्राफ में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होनी चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ तो फाइनाइट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तो हो ही नहीं चाहिए। एक फाइनाइट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस जगह पे चार्ज होता एग्जैक्टली उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होनी चाहिए थी। सर इवन डायरेक्शन जो है वो भी एक ही तरफ नहीं होता, वो ऑल अराउंड होता, हर बिल्कुल फेस से 0 डिग्री बनाता वो। बिल्कुल यही चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में जाती, रेडियली इनवर्ड हर डायरेक्शन में आ रही होती। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये 100% आप श्योर कह सकते हो कि इस स्पेस में चार्ज ही नहीं है कोई। यस सर। राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्यूब की नहीं है। ये जो आंसर 0 आ रहा है ये इसलिए 0 नहीं आ रहा कि हमने क्यूब ले रखा है, ये 0 इसलिए आ रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले रखी है, यूनिफॉर्म ले रखी है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कैसा भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, उसका टोटल फ्लक्स हमेशा इक्वल टू 0 मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज 0। दो बातें आप कह सकते हो, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स, आप लिखना चाहो तो लिख लेना इसको, इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज बॉडी, for any type of closed body will be 0. And second point, if there is a uniform electric field, there cannot be presence of positive as well as negative charges. Charge की presence हो ही नहीं सकती इस space में. The space of uniform electric field cannot have any type of charge. क्लियर हुआ दोनों पॉइंट? यस सर। यस सर। दोनों बातें ओके जी। तो अब अगर आपसे ये कहा जाए इस क्वेश्चन में, इसको ये मत समझना कि क्यूब की वजह से आंसर है, आप क्यूब बना रहे कुछ और ले रहे तब भी यही आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहे कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अगेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके इनसाइड पर अगर आप एक हेमिस्फीयर लेके आओ, इसके इनसाइड में हमने एक हेमिस्फेरिकल सरफेस लाई, कितना फ्लक्स बनेगा हेमिस्फीयर का? आर रेडियस का अगर आप हेमिस्फीयर लाते हो इसके अंदर, बताए इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए फ्लक्स की क्या वैल्यू बनेगी? E into pi r square. सुनिएगा, हाँ बाकी लोग सुनने हो सकता है कुछ लोगों को मैंने अभी क्या कहा कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय dA मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो अगर मैं इस मेथड से को फॉलो करना चाहता हूं, अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है वो समझो। और इसमें बार बार मैंने 3-4 बार ये स्टेटमेंट इसीलिए रिपीट किया था कि जहां पर आप डीए एरिया चूज करेंगे वहीं की इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए और वहीं का cos थीटा भी होना चाहिए। तो अगर मैं इस हेमिस्फीयर के ऊपर अपना डीए एरिया यहां चूज करता, अगर मैं अपना डीए वाला एरिया यहां चूज करूं, तो यहाँ का नॉर्मल सर कुछ इस तरह जीरो आएगा ना, तो बंद होगा यहाँ का हेमिस्फीयर। नॉर्मल, अगर मैं अपने हेमिस्फीयर में छोटा सा एरिया यहाँ बनाऊं तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोई एंगल बनेगा। इसी हेमिस्फीयर में अगर मैं अपना छोटा सा एरिया यहाँ पर बनाता, अगर मैं यहाँ पर अपना डीए एरिया चूज करूं तो उसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ कहीं पर आप डीए चूज करेंगे तो नेचुरल सी बात है इसके नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई और एंगल बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो क्या ये cos थीटा जो इंटीग्रेशन के अंदर आप देख रहे हो ये कांस्टेंट की तरीके से काम करेगा या इस एग्जांपल के लिए ये एज अ वेरिएबल काम करेगा? वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, जबकि ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो आप ई को तो बाहर ले जा सकते हो इंटीग्रेशन से, बट cos थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है। और हम लोग जहां तक हो सकता है इंटीग्रेशंस को अवॉइड करते हैं, हम कोई और लॉजिक यूज कर सकते हैं वहां पर। तो और लॉजिक आप क्या लगा सकते हो इसमें? ऑल्टरनेटिवली होता तो क्या होता है? राइट गॉस लॉ लगा सकते हो कि आप एक काम कर सकते हो कि आप हेमिस्फीयर के साथ साथ इसका ये जो सर्कुलर सरफेस है ना इसको भी कवर कर दो। हेमिस्फीयर तो है ही, साथ में ये सर्कुलर सरफेस भी कवर कर ले। अब आपके पास दो सरफेस हो गए, एक सरफेस यहाँ पर सरफेस नंबर 1 और एक सरफेस ये जो सरफेस नंबर 2। और अब आप ये कह सकते हो कि क्योंकि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डील कर रहे हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस होते ही नहीं है, और जब चार्जेस होंगे ही नहीं तो Q इनसाइड 0 और Q इनसाइड 0 तो टोटल फ्लक्स 0 आना चाहिए। मतलब कि फ्लक्स फॉर द सरफेस 1 जो कि हेमिस्फीयर है प्लस फ्लक्स फॉर द सरफेस 2 जो कि एक सर्कुलर सरफेस है, दोनों का टोटल अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ 0 आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कोई चार्ज यहाँ पे होगा नहीं, Q इनसाइड 0 हो जाएगा। और सरफेस 2 हमारे लिए आसान पड़ रहा है, सरफेस 2 के लिए फ्लक्स निकालना इजी है। क्यों? सर क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस है। हाँ, मतलब फ्लैट सरफेस है। सरफेस 2 में अगर आप यहाँ पर डीए चूज करेंगे तो भी नॉर्मल बाहर आएगा, यहाँ पर डीए चूज करेंगे तो भी नॉर्मल बाहर आएगा, यहाँ पर डीए चूज करेंगे तो भी नॉर्मल बाहर आएगा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों की डायरेक्शन फिक्स है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू वेरिएबल नहीं हुई, एक कांस्टेंट थीटा हो गया ये। -e pi r square। हाँ, तो फ्लक्स फॉर द सरफेस 1 जो कि हेमिस्फीयर है, जो कि मुझे पूछा गया है, सरफेस 2 का फ्लक्स जो कि एक सर्कुलर सरफेस है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। नॉर्मल की डायरेक्शन बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस पाई r स्क्वायर एंड cos of 180 डिग्री, टोटल वैल्यू विल बी 0। इससे आप हेमिस्फीयर का फ्लक्स निकाल सकते हो, कितना आएगा। यानी फ्लक्स ऑफ हेमिस्फीयर विल बी पॉजिटिव E into pi r स्क्वायर। क्लियर है? बोले यस Yes, sir. क्वाइट राइट। ठीक है सर हाँ
सर ये जो हम लोग ने अभी लगाया सर, ये बेसिकली वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला प्रोजेक्टेड एरिया वाला कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ई यूनिफॉर्म हो गया सर। तो नहीं, वो तो उस आप समझ सकते हो ना बच्चा, आप समझ सकते हो क्योंकि आपको प्रोजेक्टेड एरिया कंसेप्ट पता है। तो जिनको पता है वो लगा सकते हैं कि आप सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया यूज कर लें, है ना। बट ये काम भी तभी करेंगे जब सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर वही बोल रहा था। अच्छा, यही बोल रहा हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना प्रॉपर्टी, ये स्फीयर क्यूब इनकी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हो रहा है। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो पा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कह दिया आपने, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज होगा नहीं, चार्जेस की एब्सेंस है, क्यू इनसाइड जीरो है। तो आप गॉस लॉ का यूज कर रहे हो कि टोटल फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस की वैल्यू जीरो बनेगी। आप इसका यूज करके सब आंसर ला रहे हो। सर हाँ पूछो बच्चा। सर अगर ये क्लोज ना होता सरफेस टू मतलब ना होता अच्छा तो हम करेंगे ना क्लोज। अच्छा क्लोज कहाँ था ये? एक सेकंड रुकना, तो नहीं क्लोज था कहाँ ये? भाई आप मान लो हमारे पास सरफेस तो हेमीस्फीयर, अभी इस समय मेरे पास हेमीस्फीयर नहीं है, बट मैं आपको एक बॉटल की कैप लेके दिखा रहा हूँ। तो क्या ये सरफेस नहीं है? बॉटल का जो कैप है क्या ये एक सरफेस नहीं है ये? हाँ सर क्या ये क्लोज है? इधर से खुला भी तो है, आप इसके अंदर अपना हाथ डाल सकते हो ना। तो यस अगर सर तो अगर मैं इस सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाऊं, इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने ये बॉटल की कैप रख दूं और बोलूं कि बॉटल का ये जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस का फ्लक्स आप बताओ कितना बनेगा। अब इस सरफेस को पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो भाई आप लोग। सरफेस देखो कितनी है, एक सरफेस है आपको ये दिखेगी, एक सरफेस ये भी है, एक ये इस साइड से ओपन है ये, और एक ये वाली सरफेस। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाऊं तो क्या आंसर बनेगा? और आप खुद इमेजिन करो, आप जरा खुद इमेजिन करो, क्या जितने रेडियस का आपका, आपके पास भी आसपास बॉटल होगी, आप देख सकते हो कि ये जो ओपन वाला एरिया है इसका रेडियस और ये जो इस साइड है, क्या ये दोनों सेम रेडियस के हैं? ये साइड भाई जो बॉटल होती है वो हल्की से ऊपर से थोड़ी सी उस टाइप नहीं होती है, मतलब कर्व टाइप की इस साइड से। हाँ सर तो अब आपको समझाता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। देखो मैं इसका ही एग्जांपल पुट कर रहा हूँ, यही एग्जांपल, यही चीज रखी गई है। तो अब आपने क्या किया, एक यहाँ पर छोटा सा सर्कुलर पार्ट है, उसके बाद ऐसे करके एक बॉटल टाइप की है, बॉटल का कैप टाइप का है, और ये यहाँ से खुला हुआ है, राइट साइड से ओपन है। आप ओपन और क्लोज सरफेस को पहले समझो, ये क्या बोलेंगे पहले आप बता, आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? पहले आप इसको जस्टिफाई करें। इसके अंदर चाय वाय पी सकते हो कि नहीं पी सकते हो डाल के? ओपन है ओपन। हाँ पी चाय सकते कॉफी पी सकते हैं ना, तो ये ओपन ही हुआ, फिर क्लोज में Yes, कैसे sir. डालो? तो ये Yes, ओपन हुआ। अब इसमें कितनी सरफेसेस हैं? तो एक ये सिलेंडर वाली, इसमें एक सरफेस ये सिलेंडर वाली है, और एक सरफेस यहाँ नीचे सर्कल वाली है, और एक साइड खुला हुआ है इसका। तो मान लो ये वाला एरिया आपका A1 है, जो कर्व सरफेस है उसका एरिया A2 है, और ये ओपन है, और ओपन एरिया इसका A3 है। जो एरिया इसका ओपन है वो A3 मान लेते हैं, अब रेडियस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपको। क्या आंसर बनेगा अगर इसको आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो, इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई यूनिफॉर्म में, बताओ। -πa3। अच्छा ध्यान से करो, जानते हो प्रॉब्लम क्या आएगी? मैं थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहा हूँ। क्या ये जो सरफेस आप देख रहे हो, क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है, क्या आप इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कांस्टेंट एंगल रहेगा? नो सर अगर ये कर्व सरफेस है तो नहीं आप रहेगा समझ, हाँ, नहीं रहेगा बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस कर्व सरफेस के लिए कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इस कर्व सरफेस के लिए कितना होगा, तो क्या आंसर लाओगे? नेगेटिव ऑफ बाकी दो एरिया का फ्लक्स। हाँ देखिए, ये सरफेस नंबर 1 ये खुला हुआ है, कोई बात नहीं, सरफेस नंबर 3, और ये कर्व
सरफेस नंबर 2, मुझे सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स चाहिए सिर्फ। E3 कोई minus जरूरी थोड़ी है कि ओपन सरफेस में हम सबका फ्लक्स निकालें, ये तो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है भाई, ये तो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर है कि वो किसका फ्लक्स पूछना चाहते हैं आपसे। मुझे सरफेस 2 का फ्लक्स चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो हमें गॉस लॉ का यूज करना आना चाहिए, मतलब गॉस लॉ इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको। सरफेस 1 का फ्लक्स, सरफेस 2 का फ्लक्स। अब आप कहोगे सरफेस नंबर 3 तो खुला हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हम इमेजिन कर लेते हैं उसको अपनी तरफ से। आप इमेजिन कर लो कि इसको बंद कर दिया, मतलब ये जो जिन सरफेसेस का आप फ्लक्स निकालते हो वो कोई रियल सरफेस थोड़ी है। जिनके फ्लक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो वो रियल सरफेस भी हो सकती हैं, वाकई में हो सकती हैं, और आप हाइपोथेटिकल भी मान सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर सरफेस है। आई बात समझ में? ये Yes, यस sir. सर। Yes, sir. राइट कि फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड और इट कैन बी डिफाइंड फॉर द एक्चुअल सरफेसेस एज वेल एज फॉर द हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेसेस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर मतलब वो हॉलो या हो या सॉलिड, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ने का मतलब आपको ये इमेजिन तो करना होगा ना कि यहाँ पर एक सर्कुलर सरफेस लगा के इसको बंद कर दिया, इमेजिनेशन में, एक्चुअल में नहीं। हाँ सर। हाँ, तो अब इन तीनों का फ्लक्स मिला करके क्या आंसर आएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। Zero. जीरो सर, जीरो। हाँ, अब मेरे को पूछा तो फाई 2 क्या है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये निकालना है मेरे को। क्या मैं बाकी के दोनों निकाल सकता हूँ? हाँ सर। Yes, sir. फाई 1 बताओ। तो सरफेस 1 का नॉर्मल, ये एक सर्कुलर सरफेस है, नॉर्मल बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। Minus माइनस EA1. A1 स्क्वायर हाँ, ई और नॉर्मल अपोजिट, तो यहाँ पर आएगा माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय A1। A1 फाई 2 तो निकालना है, फाई 3। Plus EA3. हाँ, अब ये इमेजिनरी सरफेस है, लेकिन हमें क्या करना उससे, रियल सरफेस हो कि इमेजिनरी सरफेस हो, फ्लक्स की गॉस लॉ का यूज करना है हमें। इसका नॉर्मल राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पॉजिटिव आएगा, फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय A3 एंड टोटल वैल्यू 0। अब आप देख लो कि कर्व का फ्लक्स कितना आएगा। फ्लक्स फॉर दिस कर्व फाई 2 निकालना था आपको। EA1 माइनस EA3। आ जाएगा बच्चे? ठीक है, Yes, ये sir. वन माइनस। यस सर। हाँ, अब अगर ये परफेक्ट सिलेंडर होता है, ध्यान दीजिएगा, ये परफेक्ट सिलेंडर नहीं होता, थोड़ा सा ना टैपर्ड होता है, ये हल्का सा उठा होता है इधर। अगर ये परफेक्ट सिलेंडर होता और ये रेडियस और इधर का रेडियस बिल्कुल आइडेंटिकल होता, तब आपका आंसर क्या बन जाता है? Zero. Zero. तब 0 बनता है। समझ गए होगे आप इसको? Yes, sir. हाँ, तो फ्लक्स के टाइम पर ना कभी भी ये मत पूछना, सर ठीक, अच्छा, फ्लक्स के टाइम पर कभी आप ये मत पूछना कि सॉलिड सरफेस है कि हॉलो सरफेस है, कोई सी भी हो। और सरफेस वो रियल है भी नहीं, एक्चुअल में वो रियल सरफेस है भी नहीं। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, उसके अंदर रखा हुआ सरफेस इमेजिनरी है। सर यहाँ पे दूसरे वाले एरिया से फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब लेंगे सर फिजिक्स के सेंस में? नहीं, फ्लक्स का पॉजिटिव नेगेटिव होना मतलब वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नॉर्मल हमने बॉडी से बाहर की तरफ लिया हुआ है और नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग इनसाइड द बॉडी नेगेटिव फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द बॉडी पॉजिटिव फ्लक्स। वो सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट हुआ यहाँ पर इसकी वजह से। अच्छा बच्चा, एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल देख बताना क्या आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्क्वायर बेस पिरामिड ले रहे, अब पिरामिड ऑफ स्क्वायर बेस, साइड लेंथ इसकी L मान लो, और एक पिरामिड टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप। ठीक है, पिरामिड टाइप का ऑब्जेक्ट स्क्वायर बेस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एंड अपवर्ड। इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, पिरामिड का बेस स्क्वायर है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। हॉरिजॉन्टल बेस स्क्वायर के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वर्टिकल डायरेक्शन में, और बाकी ये 4 स्लैंटेड फेसेस हैं। आप जरा कैलकुलेट करके बताएंगे कि फ्लक्स फॉर ईच स्लैंटेड फेस कितना बनेगा, एक स्लैंटेड सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा?
सर प्लस EL स्क्वायर बाय 4. प्लस EL स्क्वायर बाय 4. बाकी लोग ट्राई करें. यस सर. हाँ सर. Yes, sir. ठीक है, तो देखो एक तो इसका ये बेस हो गया और बाकी ये स्लैंटेड सरफेसेस हो गई. तो आप गॉस लॉ का यूज करेंगे कि फ्लक्स फॉर द बेस एंड प्लस 4 टाइम्स फ्लक्स फॉर द स्लैंटेड फेसेस. 4 स्लैंटेड फेसेस होंगी, एक बेस हो गया, क्लोज हो गया ये पूरा. चारों स्लैंटेड और बेस मिलाकर के क्लोज सरफेस बनेगा या नहीं बनेगा? ये यस सर. बन गया. और ई यूनिफॉर्म ले रहे, ई यूनिफॉर्म क्यू इनसाइड 0, क्यू इनसाइड 0 मतलब फ्लक्स 0. अब बेस के लिए फॉर द बेस नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी से बाहर की तरफ नॉर्मल आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ, दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल. बेस का फ्लक्स हो जाएगा -E मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स फ्लक्स फॉर द स्लैंटेड सरफेसेस इक्वल टू 0 एंड फाई ऑफ स्लैंटेड आ जाएगा यहाँ से आपके लिए E इंटू L स्क्वायर के बराबर बाय 4. क्लियर? Yes, sir. राइट. बढ़े आगे. यस सर. Yes, sir. तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. स्पेशल केस में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आप कैसा भी सरफेस रख लो, पिरामिड टाइप रख लो, हेमिस्फीयर टाइप रख लो, बकेट के टाइप में रख लो, जैसा भी क्लोज सरफेस आप ले आओगे उस पूरे क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 ही आना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब. ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है. मतलब बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत रिपीट होता है, बहुत बार पूछा भी गया है. फ्लक्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज. फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज. प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स फाइंड आउट करनी है आपको. इस पॉइंट चार्ज से z डिस्टेंस पर कोई एक सरफेस है, उसका रेडियस कैपिटल R है और इसके लिए फ्लक्स बता रहा है आपको इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. मतलब पॉइंट चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट होंगी और इस सर्कुलर सरफेस के लिए उसका फ्लक्स कैलकुलेट करके बताना है आपको. क्वेश्चन लिखूं या आप लोग लिख लोगे? क्वेश्चन ये है, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस. Find flux through this circular surface due to the electric field of given point charge. लिखूं या आप लिख लोगे इसको? क्वेश्चन सर हो जाएगा. सर रिपीट कर दीजिए. Find the flux of electric field by this point charge. Find the flux of electric field by this point charge through the circular surface. Through this circular surface. हो गया? लिख लिया आपने? यस सर. चलो जी, क्या करेंगे? देखो ऑब्वियसली यहाँ गॉस लॉ तो लगने वाला नहीं है क्योंकि सर्कुलर सरफेस क्लोज तो होता नहीं है. तो आप ये लगाओ. So solid angle. सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आता है तो लगा सकते हो. एल्स मैं तो उसको सिंपल वे में पहला स्टेप DA चूज करेंगे. पहला स्टेप DA. तो हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर सरफेस के अंदर एक डिफरेंशियल एरिया बना लेंगे. एंड नेचुरल से बात है कि सर्कल के अंदर जो डिफरेंशियल एरियाज बनते हैं वो हमेशा रिंग के फॉर्म में बनते हैं. तो इसके अंदर आप एक रिंग के फॉर्म में, इन अ वेरी रिंग फॉर्म, अपना DA एरिया चूज कर ले. सॉलिड एंगल अगर आपको आता है या किसी को भी आता है तो कर सकते हो, बट हम लोग उसको इसलिए नहीं यूज करते बिकॉज एक्चुअल में क्लास 12th के सिलेबस में वो डिफाइंड ही नहीं है. तो हम अपना DA एरिया ना रिंग के फॉर्म में लेते हैं. एक रिंग के फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में आप ले सकते हो, जिसका अंदर वाला रेडियस हम स्मॉल r मान लेंगे, इंटरनल रेडियस स्मॉल r, और एक्स्ट्रा विड्थ उसकी हम dr मान लेंगे. अब आप एक एक स्टेप करते रहिए. आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि मुझे EDA cos थीटा चाहिए. तो एक एक स्टेप क्लियर करते जाओ. पहले DA की वैल्यू बताओ क्या बनेगी. जो आपने ये R रेडियस पे और dr विड्थ का रिंग चूज किया है, इसका एरिया
और मल्टीपल टाइम्स इसको लिख चुके हो आप, कई बार इसके एरिया को निकाल चुके हैं हम लोग। 2 by 2 2 pi pi r dr. एक स्टेप। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बार बार रिपीट किया था कि जहां पर आप डीए चूज कर रहे हैं वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देखोगे आप, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा करके जहां पर हमने डिफरेंशियल एरिया लिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, तो ये पॉइंट Q हमारे गिवन पॉइंट चार्ज से कितनी दूर है, ये पॉइंट गिवन पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, तो उस हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज क्यू अपॉन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस करेंगे, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ये 2 स्टेप क्लियर है। यस सर। yes sir. और तीसरा स्टेप cos थीटा, जहां पर डीए चूज किया है उस डीए के नॉर्मल और उस डीए की लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल। तो जो हमने डीए चूज किया है वो यहां है, इस डीए का नॉर्मल नीचे की तरफ आएगा, नॉर्मल टू दिस डीए विल बी डाउनवर्ड, Sir, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिc field at this point by this point charge plus q radially outward दिखाओगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड by this point charge at this point radially outward और नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का ये एंगल थीटा चाहिए मेरे को। और अगर ये एंगल थीटा बन रहा होगा तो थोड़ी बहुत मैथ लगाओ, अगर आप, अगर ये एंगल थीटा बन रहा होगा तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, ये थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा। Yes. इसको दोनों एंगल थीटा होंगे, yes sir. ठीक, बिकॉज यही लाइन आप रेडियली बाहर दिखा रहे हो, तो ये एंगल भी थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू, तो cos ऑफ थीटा यहाँ वाले ट्रायंगल से देख लो, cos ऑफ थीटा विल बी दिस डिस्टेंस z ओवर ये डिस्टेंस। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए यार आपको, तीनों डीए, ए और cos थीटा की वैल्यू यस सर। Yes sir. हो गए। ले जाओ आप इसे कोई इंटीग्रेशन के अंदर रख के इंटीग्रेट कर लीजिए, तो फ्लक्स इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन के इनसाइड इन सबको लेके जाएंगे। और ऑब्वियसली वेरिएबल स्मॉल आर है, उसकी लिमिट हम 0 से कैपिटल आर की रख लेंगे, 0 टू कैपिटल आर। अब इसको इवेल्युएट करके देखो क्या बनेगा आंसर। Sir, चलो चलो, सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो जो पूरा स्फीयर कंसीडर कर लें, उससे टोटल होगा q by e नॉट, फिर उसका जो बाकी का पार्ट आर्क टाइप वाला जो पार्ट है उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, उससे डिवाइड करके, उससे हो पाएगा। बता सके, समझ गया आपका पॉइंट पे। मतलब आप इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बना ले, आप ये कह रहे हो ना। यस सर। और उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद वो पूरे स्फीयर से q by e नॉट होएगा। हम्म, फिर ये जो ये वाला है जो रिंग कंसीडर की है, जो आउटर वाली, उससे जो पूरा पार्ट होएगा स्फीयर का, उससे मल्टीप्लाई कर दे एरिया, और वो जो टोटल एरिया होगा स्फीयर का उससे डिवाइड कर दे। ठीक है, कर सकते हैं, आते हैं उस पर भी। इसको बाकी लोग तब तक करें जो ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं, मुझे समझाते हैं। इसका ये आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या है। इसको करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप कुछ मान सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये कुछ ऐसा आएगा, q by 2 एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट 1 माइनस z ओवर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। आप क्रॉस चेक कर लेना इस रिजल्ट को। यस सर। यस सर। रिजल्ट क्रॉस चेक करिएगा इसमें इंटीग्रेट करने के बाद।
Yes, sir. ये जो पॉइंट कह रहे थे ना, इनका जो अभी स्टेटमेंट आया था कि हम दूसरे तरीके से भी अपना आंसर ला सकते हैं, वो ये क्या कहना चाह रहे हैं? वो देखो देखो आपकी अपनी कंसेप्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कितने कंसेप्ट क्लियर है, उस पर डिपेंड करता है। देखो ये कहना ये चाह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट ये था कि अगर हम एक स्फीयर इमेजिन करें, हम लोग इमेजिन करें कि हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो और ये पॉइंट चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे है। तो अगर आप एक स्फीयर इमेजिन करो और ये पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है और गॉस लॉ का यूज करें, तो पूरे स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज इनसाइड अ स्फीयर एट द सेंटर पॉइंट बाय द गॉस लॉ, फ्लक्स फॉर द कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है? Yes, sir. Yes, कितना? sir. By this Gauss law। Q upon epsilon Q naught. upon epsilon naught. ठीक, तो इनका स्टेटमेंट ये है। देखो इनका कहना था कि आप इस पॉइंट चार्ज को एक हाइपोथेटिकल स्फीयर के सेंटर पे मान सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरफेस आप हाइपोथेटिकल ले सकते हो, कोई भी, जरूरी नहीं कि एक्चुअल सरफेस हो, कोई भी सरफेस आप इमेजिन कर लो। तो इन्होंने स्फेरिकल इमेजिन कर ली और इस तरीके से इमेजिन किया कि चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पॉइंट पर है। अब इनका ये कहना है कि हम इस चार्ज से z डिस्टेंस ऊपर जाकर के, इससे z डिस्टेंस ऊपर गए और हमने इसमें एक सर्कुलर सरफेस कंसीडर कर लिया। इसके इनसाइड में एक सर्कुलर सरफेस ऐसे कुछ मान लिया हमने। तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे इसी सरफेस का तो फ्लक्स चाहिए, एज पर द क्वेश्चन इसका ही तो फ्लक्स निकालना है आपको। यस सर। यहां तक समझ पा रहे हो क्या किया इन्होंने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा, मेरे ख्याल से जो इनका लॉजिक होगा वो ऐसा ही कुछ होगा। इनका लॉजिक वगैरह कुछ ये होगा कि क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाएंगी। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप रेडियली आउटवर्ड दिखाओगे। और डाउनवर्ड साइड पर भी होंगी, बट उसको टाइम लग जाएगा दिखाने में, दिखा देते हैं। इस तरीके से इनका कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन रेडियली आउटवर्ड जाएगी। तो क्या ये स्टेटमेंट भी आप एग्री कर देना है, एग्री करना है या डिसएग्री करना है, जो आपको समझ है। क्या ये स्टेटमेंट देखो वैलिड स्टेटमेंट है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस सर्कुलर सरफेस को क्रॉस करेंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्कुलर सरफेस को क्रॉस करने वाली है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर वाले इस ऊपर वाले स्फीयर को भी क्रॉस करेंगी। यस सर। Yes, sir. बस जितना मैंने रेड कलर से कर्व किया है, जितना रेड कर्व है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस ब्लू वाले सर्कल के को क्रॉस करेगी, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रेड वाले पार्ट को भी क्रॉस करेंगे। यस सर। है ना बच्चा? यहाँ पे बता दो आप अगर एग्रीड हो कि नहीं हो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्कल्स को क्रॉस कर रही है, वो इसको भी क्रॉस कर रही है। यस सर। Yes, sir. तो जितना फ्लक्स इस सर्कल के बनेगा, जितना फ्लक्स इस सर्कल के लिए बनेगा, क्या उतना ही फ्लक्स इस रेड वाले पार्ट का नहीं बनेगा? यस सर। दोनों को सेम लाइंस क्रॉस कर रही है ना। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, लाइंस है तो मेजरमेंट करते हो आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। और अगर ये एंगल यहां पर थीटा बने, तो एक मैथमेटिकल रिजल्ट है, अब उसमें पता नहीं आप लोगों को कितना आइडिया है कि स्फीयर के एक पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये कितना एरिया बनेगा, ये रेड वाला पोर्शन, इसका एरिया, हालांकि हमने पहले निकलवाया हुआ इसको, ये एरिया कितना बनेगा, माइनस cos थीटा। ये एरिया ये निकलवा चुके हैं। हाँ, तो ये वाला जो एरिया बनता है ना, ये एरिया जो रेड वाला एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया का फॉर्मूला ही होता है 2 पाई r स्क्वायर ब्रैकेट में
1 माइनस कॉस थीटा। अब आइडिया आप लोग को है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शायद मॉडर्न फिजिक्स में भी प्रूव किया था हमने। Yes, sir. Photons are. Yes, sir. कॉन्स वाले में इसकी डेरिवेशन करवाई थी कि ये एरिया 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। और हमारा पूरा स्फीयर कितने एरिया का है? पूरा स्फीयर 4 pi r square. 4 पाई r स्क्वायर। और पूरे स्फीयर का फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से, पूरे स्फीयर का फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अब आप स्टेटमेंट सुनना, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना फ्लक्स पूरे स्फीयर के लिए अगर है जिसका कि पूरा एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, तो इस रेड वाले एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्योंकि चार्ज को सेंटर पे रखा हुआ है। चार्ज अगर सेंटर पे है तो परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशंस है, और परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशंस में आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। टोटल एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बनता, उस 4 पाई R स्क्वायर के कंप्लीट एरिया का फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि सिमेट्रिकली डिवाइडेड है। तो फिर इस रेड वाले एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा? तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय सर रेड वाला एरिया। 2 पाई r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ पाए इस चीज को? यस सर। Yes, sir. बट ये मेथड बच्चा तभी वर्क करेगा, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, उन्हीं को बेनिफिट होगा इसमें जिनको ये चीज याद होगी। जिनको ये याद होगा उनके लिए तो ये एक लाइन का क्वेश्चन बन गया, और नहीं तो फिर आप इस मेथड को फॉलो करो, फिर प्रॉपर डेरिवेशन करो। ये डिपेंड करता है कि हमको कितना आता है यार, हमको मतलब टीचर्स को नहीं, आपको। तो हमें तो ये मेथड भी आता है, हमें ये मेथड भी आता है, हमें सॉलिड एंगल भी आता है। तो पॉइंट हमारे ऊपर नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो आंसर क्या बनेगा? देखो इसका रिजल्ट बनेगा q बाई 2 एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका आंसर बनेगा। ये बनेगा ना q बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर। यस सर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां देखो, ये जो सर्किल है अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, सर्किल का रेडियस, इफ सर्किल इज ऑफ रेडियस कैपिटल आर और ये डिस्टेंस जेड है, ये कैपिटल आर है और ये जेड है, अगर तो क्या कॉस थीटा रिजल्ट बन जाएगा सर, z अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। डाल सकते हैं ना कॉस थीटा की वैल्यू। अगर ये डिस्टेंस कैपिटल अगर ये डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये डिस्टेंस जेड है, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या ये नहीं बन जाएगी जेड अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर? यस सर। तो सेम रिजल्ट हुआ इसका मतलब। चॉइस हमारी होती है कि हमें किस तरीके से आता है आंसर्स, हमें क्या रिजल्ट्स पता है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि हम ये वाला लिखे कि ये वाला, दोनों हैं एक ही चीज। ठीक है बच्चे लोग बढ़े आगे। Yes, sir. ठीक है, जो मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं। पॉइंट चार्ज और सर्किल के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। लाइक स्पेशल केस में अगर आप ये कह दो कि पॉइंट चार्ज इस सर्कल के जस्ट ऊपर है, क्या रिजल्ट बनेगा? पॉइंट चार्ज इसके स्लाइटली अबव है, पॉइंट चार्ज Q जस्ट अबव द सेंटर, क्या रिजल्ट बनेगा बताओ? सेंटर के जस्ट ऊपर है, Q by 2 कितना is फ्लक्स आएगा the इसका? flux. फ्लक्स फॉर दिस सरफेस पूरे इसके जस्ट ऊपर अगर है तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, दैट मींस कुल मिलाकर के आपकी कंडीशन ये बनेगी कि z इज मच मच लेस देन r, z बहुत छोटा हो गया r से।
ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाए अगर रेडियस के कंपेयर में, क्या रिजल्ट बन जाएगा देखो। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट multiplied by area. अच्छा देखो ना, z इज मच लेस देन, क्या कहें आपसे हम, Q by 2 So Q by 2 epsilon naught 1 minus Z by R. Q by 2 epsilon naught. q by 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। हाँ सर। आप शायद इसको नहीं समझ पा रहे ना, अगर आप इधर वाले प्रोसेस से देखिए चाहे इधर वाले प्रोसेस से देखिए, भाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, जेड अगर छोटा है तो नीचे आर बचा, और जेड बाई आर जो बचेगा, आप लोग सही बोल रहे हो, अपने हिसाब से आप सही बोल रहे हो, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस जेड बाई आर, लेकिन जेड बाई आर भी तो 1 के कंपेयर में छोटा होगा ना। अगर जेड की वैल्यू आर के कंपेयर में बहुत छोटी है तो ये जेड बाई आर का जो रेशियो आएगा, ये रेशियो 1 के कंपेयर में नेग्लेक्ट हो जाएगा। यानी फाइनली आपका जो आंसर बनेगा वो सिर्फ इतना बनेगा, q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है पॉइंट। ये जितने भी आंसर आप देख रहे हो ना, ये ऑब्वियस आंसर नहीं है, तुक्के मारने वाले आंसर्स नहीं है यार ये। क्या इसको ऐसे जस्टिफाई करें यार? देखो, कभी आपने राउंड टैबलेट वाली मेडिसिन खाई है? कभी ऐसी कोई मेडिसिन जो, ऐसी कोई टैबलेट जो राउंड शेप की होती है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? दवाई खाओ अभी अगर आप, तो उसकी थिकनेस, गोल दवाई अगर राउंड मेडिसिन खाओ तो उसकी थिकनेस कितनी होती है? सर किस मतलब रिस्पेक्ट में? Yes sir, कंपेयर किस टू द, respect पे पूछ रहे हो? तो आप ऐसे मान लो, इसका मतलब हम ये नहीं मान सकते कि दो सर्कुलर सरफेसेस हैं। आप देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास दो सर्कुलर सरफेसेस हैं और उनके बीच में हमारा चार्ज जो है वो सैंडविच के फॉर्म में रखा हुआ है। दो सर्कुलर सरफेसेस के बीच में हमने अपने चार्ज को सैंडविच कर दिया इसके अंदर। और ये डिस्टेंस लगभग 0 हो जाएगी अगर ये चार्ज दो सर्कल्स के बीच में, दो सर्कुलर ब्रेड की स्लाइस मान लो आप, और उनके बीच में एक चार्ज रख करके उसको दबा दो बिल्कुल। तो क्या ये क्लोज सरफेस नहीं बन गया पूरा? इधर से भी और इधर से भी मिला दे तो क्या ये कंप्लीटली क्लोज सरफेस नहीं हो गया? ये क्या एक सिलेंडर नहीं बन गया? एक सिलेंडर जिसकी हाइट, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट टेंडिंग टू 0 है। Yes बना? और गॉस लॉ लगाओ, इसके ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स, इसको सरफेस नंबर 1 कह दीजिए, इसके नीचे वाले सरफेस का फ्लक्स सरफेस नंबर 2 कह दीजिए, और इसकी कर्व सरफेस का फ्लक्स सरफेस नंबर 3। सिलेंडर में 3 सरफेसेस होंगी, एक टॉप वाला सर्कल, एक बॉटम वाला सर्कल, एक साइड वाला कर्व। फ्लक्स फॉर 1, फ्लक्स फॉर 2, फ्लक्स फॉर 3, और चार्ज दोनों सर्कल्स के बीच में सैंडविच्ड है, यानी कि अब की बार इनसाइड पर चार्ज है। तो राइट हैंड साइड विल बिकम q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है ये चीज? ठीक है यहाँ तक? Yes sir. Yes. अब सरफेस नंबर 3 कितने एरिया का सरफेस है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ 1 एंड एरिया ऑफ 2? एज कंपेयर टू एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ सरफेस 3। Sir negligible है। नेग्लिजिबल। आप मोबाइल यूज करते हो, अल्ट्रा थिन मोबाइल यूज करते हो, तो मोबाइल की स्क्रीन का जो एरिया है उसके कंपेयर में उसकी थिकनेस वाला एरिया कितना बनेगा? अगर आपसे कोई ये पूछ ले, भैया मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल का फ्रंट के कंपेयर में ये एरिया, अगर कोई पूछे ये वाला एरिया जो थिकनेस वाला पोर्शन है, ये एरिया मोबाइल के स्क्रीन वाले एरिया के कंपेयर में इस एरिया को सिग्निफिकेंट मानोगे या नेग्लिजिबल मानोगे आप? नेग्लिजिबल। ऐसा ही उस सिलेंडर के साथ भी हो रहा है।
तो सरफेस नंबर 3 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और सरफेस 1 और सरफेस 2 पॉइंट चार्ज के कंपेयर में सिमेट्रिकल हैं, आइडेंटिकल हैं। जैसा सरफेस ऊपर है वैसा ही सरफेस नीचे भी है। तो इन दोनों का इंडिविजुअल आंसर कितना आएगा अगर ये दोनों एक जैसे सरफेस है तो? सरफेस 1 सरफेस 2 आर आइडेंटिकल, कितना आंसर बन जाएगा इसमें? Q by 2 epsilon naught. वो जो यहाँ पर आ रहा था यही वाला आंसर। मतलब इसके आंसर लाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस रिजल्ट का यूज कर लें, या तो इस रिजल्ट को यूज करके अप्रोक्सीमेशंस लगा लें, या फिर आप लॉजिकली गॉस लॉ का यूज कर लें। इसका आंसर गॉस लॉ से भी दे सकते थे। गुरु जी ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, अब और एग्जांपल दिखाते हैं इसके। एग्जांपल देखिएगा अब इसका, है ना, और एग्जांपल्स। हमने क्या किया, एक ऐसे हेमिस्फीयर लिया, अगेन हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फीयर इस टाइप के, मतलब हेमिस्फीयर नहीं बट बॉटल से आप इमेजिन कर सकते हो इसी टाइप का, और इसको उल्टा रखा हुआ है। मतलब इसका ओपन वाला सरफेस जो है, ओपन सरफेस नीचे रख दिया जमीन पे, और यहाँ पर हमने एक चार्ज क्यू को रखा हुआ है। मतलब चार्ज क्यू यहाँ पर है, इसके वर्टेक्स पर, बिल्कुल चार्ज क्यू एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स, ऊपर टॉप साइड पर चार्ज क्यू। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर और चार्ज क्यू एग्जैक्टली ऑन द टॉप पॉइंट। कितना फ्लक्स हेमिस्फीयर के लिए जाएगा ये क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स फॉर दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस, और हेमिस्फीयर नीचे से खुला हुआ है। कर पा रहे हो इमेजिन यार इसको? ऐसे ही है, मतलब ये जैसे ढक्कन है ना, इसी टाइप का हेमिस्फीयर है, इसको ऐसे रखा, और इसको रख करके, और यहाँ ऊपर, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया बस। तो इस ये जो सरफेस आप देख रहे हो, इस सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलो भाई, फ्लक्स किसका फाइंड आउट करना चाहते हो उसमें? किसके लिए फ्लक्स पूछा जा रहा है आपको? कौन से सरफेस के लिए? सर कर्व्ड सरफेस। Curved surface. इस कर्व, हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस में कितना फ्लक्स होगा ये क्वेश्चन है। तो मेरा ये कहना है कि या आप अगर अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हो तो बताएं, अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो पहले वो देख लो। सर अगर नीचे से बंद है सर तो वो बेसिकली तो एक क्लोज सरफेस हो गया, और जो हाँ। चार्ज है सर वो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो चार्ज इनसाइड जीरो हो गया सर, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा देखो, मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, एक और बात क्लियर कर दूं। चार्ज क्यू, मतलब ये छोटे छोटे वर्ड किस तरीके से मैटर करते हैं देखना आप, छोटे से वर्ड। एक केस में चार्ज क्यू इसके स्लाइटली ऊपर है, स्लाइटली ऊपर, हेमिस्फीयर के जस्ट ऊपर, और वहीं पर दूसरे केस में हेमिस्फीयर के जस्ट अंदर है, जस्ट इनसाइड। क्या ये मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर देगा? चार्ज क्यू जस्ट इनसाइड है और चार्ज क्यू जस्ट आउटसाइड है, डिफरेंस है दोनों में या नहीं है? यस सर। Yes, sir. है ना, राइट। अब Q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. किस केस में? जस्ट आउटसाइड में, जस्ट इनसाइड में? और Just outside में. हाँ, जस्ट आउटसाइड में, राइट। जस्ट आउटसाइड बारे में क्या करोगे? एक सरफेस आपका ये हेमिस्फीयर हो गया, और एक ये हाइपोथेटिकल सरफेस। सरफेस को इमेजिन करने में क्या जा रहा है मुझे? हम अपने हिसाब से सरफेस इमेजिन करके गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो फ्लक्स फॉर द सरफेस 1 एंड फ्लक्स फॉर द सरफेस 2, अब ये क्लोज हो गया। ऊपर से हेमिस्फीयर और नीचे से एक सरफेस मान लेंगे तो ये क्लोज हो गया, और चार्ज क्यू आउटसाइड है, वो चाहे जस्ट आउटसाइड हो या फिर फार अवे हो। आउटसाइड मतलब आउटसाइड, वो इनसाइड तो है नहीं चार्ज।
और गॉस लॉ में आपको क्यू इनसाइड चाहिए होता है, तो ये चार्ज आउटसाइड होने की वजह से राइट हैंड साइड 0 है। लेकिन सेकंड वाली फिगर में जहां पर चार्ज जस्ट इनसाइड है, इसके जस्ट इनसाइड, वहां पर अगर आप इसको सरफेस 1 और इसको सरफेस 2 कर दे तो फ्लक्स फॉर सरफेस 1 एंड फ्लक्स फॉर सरफेस 2। अब इसकी वैल्यू नाउ क्यू इज इनसाइड, और गॉस लॉ ये नहीं कहता कि इनसाइड आप कहाँ हो, इनसाइड मतलब इनसाइड जस्ट इनसाइड है या सफिशिएंटली इनसाइड है, मतलब नहीं उससे, मुझे इनसाइड होना चाहिए बस। आंसर इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, इतना फर्क आ जाता है। और सरफेस 2 का फ्लक्स निकाल सकते हो आप, सरफेस 2 की फ्लक्स, सरफेस 2 का फ्लक्स इसी रिजल्ट से जो अभी डिराइव किया था आपने। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस हेमीस्फीयर को इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ऐसा कोई हेमीस्फीयर है, तो क्या अभी अभी हम लोगों ने यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है? क्या अभी इसी सर्किल का फ्लक्स नहीं निकाला गया था? यस सर। और कितना निकाला था इसका फ्लक्स अभी जस्ट नाउ? Q/2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस Z अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, तो ये Z भी तो R हो गया, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो हेमीस्फीयर के जस्ट ऊपर ही तो है। यस तो R बाय रूट ऑफ 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर, राइट, ये इसका आंसर होगा। तो इस रिजल्ट को बार बार अप्लाई करना आना चाहिए आपको। फिर बोलो आपको, ये रिजल्ट जो अभी ड्राइव किया आपने, इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। ठीक, और ये प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब phi1 और phi2 जो आपका आ रहा है, ये पॉजिटिव फ्लक्स आएगा या नेगेटिव फ्लक्स आएगा? phi1 नेगेटिव, सरफेस 2 आप देख रहे हो ना, सरफेस 2, ध्यान से सुनना, सरफेस 2 इसका नॉर्मल, सरफेस 2 का नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल हमेशा बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, तो नॉर्मल कमिंग आउटसाइड। और अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है आपने, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखी है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर जा रही है, नॉर्मल भी बाहर जा रहा है, cos 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 0। इसके हिसाब से phi1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस मैं जानबूझ के आज थोड़ा सा धीमे पढ़ा रहा हूँ, एक तो मजबूरी भी है और ये चिल्ला नहीं सकते ज्यादा। सेकंड वाले में इसमें, हाँ, इसमें फ्लक्स फॉर द सरफेस 1 का पता नहीं, लेकिन फ्लक्स फॉर द सरफेस 2 जब निकालेंगे ना, फ्लक्स फॉर सरफेस 2 यानी इसका, तो ये भी सेम प्रोसेस होगा। सरफेस 2 का फ्लक्स निकालने के लिए आप सेम रिजल्ट लगाओगे, ये वाला। इसको डायरेक्टली 1 - 1/√2 कर दे रहे हैं, इसलिए 1/√2 ही आएगा यहाँ से। बट अब की बार राइट हैंड साइड इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यानी कि ये इस बार phi1 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर phi1 नेगेटिव आएगा। तो इतना डिफरेंस पड़ जाता है जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड में। राइट, समझ आ गया ये चीज? यस यस अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है ना, प्रॉब्लम ये आती है अगर ये चार्ज एग्जैक्टली ऑन द हेमिस्फीयर होता है, ये तो जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड है, एग्जैक्टली ऑन द हेमिस्फीयर होता, तो चार्ज एग्जैक्टली ऑन द हेमिस्फीयर होता, तो हम उस चार्ज को क्या कहते हैं कि वो स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के बाहर है? सर बाहर ही मानते सर, तो अंदर तो है ही नहीं ना सर, मतलब ऊपर ही रखा हुआ है सर। तो बाहर भी तो नहीं है, तो सर तो ऊपर ही रखा हुआ है सर, ऊपर से उसको टच कर लेंगे ना सर। अरे भाई, एक कमरे के दरवाजे पे कोई खड़ा है तो आप क्या मानोगे वो कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है? दरवाजे पे खड़ा, बिल्कुल दरवाजे पे, बिल्कुल उसका पैर बिल्कुल वहीं पर है जहाँ चौखट होती है। सर ऐसे तो इसे बताना पड़ेगा ना फिर कि किधर पे है, अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, तो नहीं डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। एक्चुअली इसमें इनसाइड और आउटसाइड क्लियर नहीं है हमारे को। तो अगर चार्ज पॉइंट, अगर पॉइंट चार्ज सरफेस के ऊपर है
पॉइंट चार्ज ऑन द सरफेस है, दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि आप इसमें क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज हो कि चार्ज को हम इनसाइड माने या आउटसाइड माने। तो ऐसे केसेस में ना गॉस लॉ वैलिड तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि चार्ज इनसाइड आउटसाइड डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल पॉइंट नहीं बना। मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर उन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर दें। हाँ, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो आप एवरेज करके, लेकिन वो राइट मेथड नहीं है, वो राइट मेथड नहीं है। दैट मींस कुल मिलाकर के लॉजिक सुन लो, स्टेटमेंट क्या है कि इफ द पॉइंट चार्ज इज ऑन द सरफेस, इन और आउट नहीं, गॉस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि क्यू इनसाइड है या क्यू आउटसाइड है। जैसे कि देखो फर्क बताया आपको, इसका डिफरेंस समझाते हैं। आप एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लो, क्यूब यहां पर भी ले रहे हैं और क्यूब यहां भी ले रहे हैं, दोनों जगह पर क्यूब ले रहे हैं। आपको डिफरेंस समझाते क्या है इसमें। और मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं ना कि आप लोग इसको मतलब इस तरीके की थॉट मत लाना कि यार ये तो होना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इंट्यूशंस नहीं होने काम करेंगे आपकी, यार इसमें तो ऐसा लग रहा है आपको, अब आपको लग रहा है उसके हिसाब से थोड़ी गॉस का काम करेगा। पहले वाले में फर्स्ट फिगर में चार्ज एग्जैक्टली वर्टेक्स के ऊपर है, चार्ज एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स, और दूसरे वाले में जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड। एक में एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स है, एक में जस्ट आउटसाइड। और एक मैं चाहूं तो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं, चार्ज जस्ट इनसाइड है, वो भी ले सकते हैं। आपसे मेरा क्वेश्चन है, यहां पर ये सरफेस नंबर 1 और इस क्यूब में और भी सरफेसेस होंगी, यहां पर सरफेस नंबर 2 मान लेते हैं, और ऐसे यहां पर भी ये सरफेस 1 और ये सरफेस 2, इनके फ्लक्स बताओ कितने आएंगे। सरफेस 1 का फ्लक्स कितना आएगा, सरफेस 2 का फ्लक्स कितना आएगा इस केस में, सरफेस 1 सरफेस 2 का फ्लक्स यहां वाले केस में, इन दोनों में कितने कितने आएंगे। सरफेस 1 सरफेस 2 फ्लक्स इन द फर्स्ट केस, सरफेस 1 सरफेस 2 का फ्लक्स इन द सेकंड केस। एक में चार्ज एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स है और एक में चार्ज जस्ट आउटसाइड द क्यूब है। सर फर्स्ट वाले में फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, राइट। सेकंड वाले का सर सेकंड का Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, Q by 24 एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में आंसर सही इनका। फर्स्ट वाले में क्या है, सरफेस 1 का फ्लक्स जब निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके देखिए। इस पॉइंट चार्ज अगर ये एग्जैक्टली ऑन द वर्टेक्स है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होगी, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप रेडियली प्लॉट करोगे वो सरफेस 1 के नॉर्मल से कितने एंगल्स पर बनेगी, 90 डिग्री। पॉइंट चार्ज की 90 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डिग्री। हाँ, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप रेडियली ड्रॉ करो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस 1 का नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, होंगे। यस सर। कितना फ्लक्स बनेगा यहाँ पर, 0। जीरो। पहले केस में तो सरफेस 1 का फ्लक्स 0 हो गया, 510। बट ये चीज सेकंड में नहीं होगी बिकॉज चार्ज एग्जैक्टली सरफेस 1 पे नहीं है। तो Q by 8 ही नॉट हो जाएगी। देखो इसमें क्या करेंगे ना, सरफेस 1 तो 0 हो गया, अब सरफेस 2 कैसे निकालोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले वाले फिगर में बस आपके डाउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो, फ्लक्स फॉर द क्यूब क्या लिख सकते हैं बताओ, इस पूरे क्यूब का फ्लक्स, इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा।
Q by 8 epsilon. हाँ Q by 8 epsilon. अब हाँ बिल्कुल, अगर गॉस लॉ लगाएं तो, अगर गॉस लॉ यहाँ वर्क कर रहा होता तो ये चार्ज इनसाइड है या आउटसाइड है? नहीं अगर आउटसाइड मान लिया आपने तो 0 आ जाएगा आंसर, और इनसाइड मान लिया तो Q by एप्सिलॉन होना चाहिए, और दोनों ही आंसर्स नहीं है। तो बड़ा क्यूब 2 है लेंथ का। फिर इसको क्लोज बनाएंगे इसके आसपास क्यूब रख रख करके। हाँ, तो ये हम क्यों कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना हमें, क्योंकि यहाँ पर गॉस लॉ वैलिड तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि चार्ज को इन और आउट नहीं मान सकते आप, तो इसलिए ये हम डायरेक्टली गॉस लॉ से नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अगल बगल में और क्यूब इमेजिन कर लेते हैं। इसके साइड में आप कुछ और क्यूब मान सकते हो हाइपोथेटिकली, और गॉस लॉ में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप हाइपोथेटिकली कोई भी सरफेस मान सकते हो। तो एक इसके बगल में क्यूब मान लिया, इसके पीछे एक क्यूब मान लिया, टोटल 4 क्यूब हो गए, और ऐसे 4 क्यूब और मान लेंगे, तो 4 क्यूब नीचे हो गए और 4 क्यूब ऐसे, जैसे रूबिक्स क्यूब आते हैं वैसे। तो रूबिक्स क्यूब के अंदर छोटे छोटे न जाने कितने क्यूब लगे होते हैं। इमेजिन कर पा रहे हैं इसको, मतलब जो मल्टीपल कलर वाले रूबिक्स क्यूब आते हैं जिसको आप सीधा करते रहते हो, यस उसके सर। अंदर भी तो एक बड़ा क्यूब है, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब है। 36 है। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 नीचे रख लिए और 4 ऊपर रख लिए, 8। तो उस बड़े वाले क्यूब के लिए चार्ज कहां पर होगा फॉर द बिगर क्यूब? सेंटर। सेंटर तो इनसाइड है ना, सेंटर तो इनसाइड में ही आता है। यस यस सर। हाँ सर। तो बड़े वाले क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, बड़े वाले का, और वो बड़ा क्यूब एक्चुअल में 8 छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना है। जैसे अभी किसी ने कहा कि रूबिक्स क्यूब में 36 क्यूब होते हैं ना, अभी किसी ने बताया मुझे। हाँ सर। तो अगर 27 होते हैं। उस क्यूब के सेंटर पे कोई क्यू चार्ज होता और उसमें से एक छोटे से क्यूब का फ्लक्स निकालना होता आपको, तो क्या क्या करते? रूबिक्स क्यूब के एक छोटे से क्यूब का फ्लक्स निकालना होता, और कैपिटल क्यूब पूरे क्यूब के मतलब ओवरऑल क्यूब के सेंटर पे होता। तो पहले टोटल निकाल लेते और डिवाइड कर देते नंबर ऑफ क्यूब के साथ। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 8 क्यूब है, डिवाइड कर दो आप 8 से, तो फ्लक्स फॉर ईच स्मॉल क्यूब आ जाएगा। सही है आंसर? यस सर। यस ठीक है, इतना सा फर्क पड़ जाता है। अब दूसरे वाले में, इस क्वेश्चन में फ्लक्स फॉर द क्यूब कितना बनेगा? फ्लक्स फॉर क्यूब 0। हाँ, इसके लिए कोई जरूरत है आपको बगल में और क्यूब लगाने की? नो सर। हाँ, क्योंकि चार्ज वेल डिफाइंड है, चार्ज की लोकेशन वेल डिफाइंड है कि ये बाहर है। मतलब ये वाला काम आप तब करोगे ना जब चार्ज इनसाइड और आउटसाइड डिफाइन ना हो पाए, तो आप अपनी तरफ से और सरफेसेस बना बना करके उसको या तो इन लाओ या तो आउट लाओ। ये तो ऑलरेडी बाहर है, तो फ्लक्स फॉर द क्यूब 0। इतना फर्क हो गया। वर्टेक्स पर रखा तो आंसर है Q अपॉन 8, बाहर रख दिया, जस्ट आउटसाइड रख दिया, आंसर 0 हो गया। और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सरफेस 2 का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो सरफेस 1 के अलावा और कितनी ऐसी सरफेस हैं जिनके लिए 0 फ्लक्स आएगा? राइट और बैक ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर जाएगा और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली ऐसे आएगी, ये भी 90 डिग्री बनेगा एंगल। तो ये वर्टेक्स क्यूब के कितने सरफेसेस को टच कर रहा होगा? 3। 3। तो 3 के लिए 0 हो गया। ये वर्टेक्स जिन 3 सरफेसेस को टच करेगा उनके लिए 0 आंसर। पूरे क्यूब का आंसर है Q अपॉन 8, पूरे क्यूब का, जिसमें 6 फेसेस हैं, उनमें से 3 फेसेस का 0 हो गया। तो यानी कि ये फ्लक्स बाकी की 3 फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर phi2 कितना बनेगा इसमें? Q by 24 epsilon naught। Q by 24 सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्लक्स, इस बात की क्या वो है? इस बात की गारंटी ये है
अगर आप सरफेस 2 और सरफेस 3, हम दो सरफेस आपको दिखा देते हैं और एक क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो तीनों नहीं दिखा पाएंगे। सरफेस 2 और सरफेस 3 के रिलेटिव, सरफेस 2 के रिलेटिव और सरफेस 3 के रिलेटिव, क्या ये चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है? यस सर। देखिए कैसे समझा सकते हैं इसको। सरफेस 2 को अगर हम अलग से कंसिडर करें, सरफेस 2 अलग से, तो ये चार्ज यहां कहीं पर है। कितने डिस्टेंस पे है इसके कॉर्नर से? अगर आप सिर्फ सरफेस 2 पर फोकस करिए, फोकस ऑन द सरफेस 2, तो ये वाला चार्ज इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है? अपन इसकी साइड लेंथ को L मान लेते हैं। एल L पे। और सरफेस 3 अलग से देख लो जरा, सरफेस 3 अलग से देखो, तो क्या सरफेस 3 से भी सिमिलर कंडीशंस नहीं है? यस सरफेस Yes, 3 sir. के रिस्पेक्ट में भी तो ये चार्ज L डिस्टेंस ऊपर है। तो सरफेस 2, सरफेस 3 और एक सरफेस एक्चुअली यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे, बट वो ये फ्रंट वाली होगी, बिल्कुल सामने वाली सरफेस, उससे भी तो L डिस्टेंस पे ये क्यू चार्ज होगा। उसको हम यहाँ दिखा दे रहे, बट उस फिगर में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे होगा, एक सरफेस ऐसे खुलेगा, इसका क्यू चार्ज यहाँ पे होगा। समझ पाइए तीन सरफेसेस कौन सी हैं? जी सर। यस। तो तीनों में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसीलिए ये टोटल फ्लक्स इन तीन सरफेसेस में डिवाइड होगा और सिमेट्रिकली डिवाइड होगा, तो 1/3 कर देंगे तो आंसर बन जाएगा Q/24। ठीक है बच्चे, बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें सरफेस 2 का और सरफेस 1 का फ्लक्स कितना आएगा? सरफेस 2 और सरफेस 1 की फ्लक्स यहाँ भी तो पूछी गई है। तो अगर आप दोनों क्वेश्चंस के सरफेस 2 और दोनों क्वेश्चंस के चार्जेस को देखो तो कितना डिफरेंस है। अगर हम सरफेस 2 की बात करें, सरफेस 2 और चार्ज को देखें, तो ये ऑन द वर्टेक्स है और ये जस्ट आउटसाइड है। तो क्या सरफेस 2 के रिलेटिव, सरफेस 2 के रिलेटिव यहां पर चार्ज की लोकेशन और यहां पर चार्ज की लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं है? Yes. Yes, sir. यस सर। क्योंकि अगर आप L डिस्टेंस पे हो, मान लीजिए L डिस्टेंस का मतलब मैं कह दूं 10 सेंटीमीटर पे है, और अगले एग्जांपल में कह दूं कि नहीं भाई मैं 10.001 सेंटीमीटर पे हूं, तो कितना फर्क पड़ जाएगा इस सरफेस के फ्लक्स में? इसी सरफेस से फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप हो तो नेग्लिजिबल चेंज हुआ ना। ऑन द वर्टेक्स और जस्ट आउटसाइड में ज्यादा फर्क है नहीं, यानी सर सरफेस बहुत 2, नेग्लिजिबल अंतर है। हाँ जी, तो सरफेस 2 का फ्लक्स अभी भी उतना ही रहेगा। स्टिल सरफेस 2 इज Q/24 ε0। सर फर्स्ट वाले का -Q/24 एप्सिलॉन। राइट, क्योंकि पूरे क्यूब का अब 0 आना है। और सरफेस 2 के सिमिलर 3 सरफेसेस होंगी जैसे यहां पर दिखाई गई हैं आपको। और सरफेस 1 के सिमिलर भी 3 होंगी, एक ये 1, एक ये इसके बगल वाली सरफेस, और एक सरफेस कौन सी होगी? सरफेस 1 इसके साइड वाली सरफेस, पीछे वाली, और एक बैक साइड। तो सरफेस 2 के सिमिलर 3 सरफेस हैं, सरफेस 1 के सिमिलर 3 सरफेस हैं, तो सरफेस 2 के सिमिलर जो 3 सरफेस होंगी सबके लिए ये आंसर आएगा, और सरफेस 1 के सिमिलर जो 3 सरफेस हैं उनके आंसर इतने आने चाहिए ताकि टोटल वैल्यू 0 आ जाए। क्या बनेगा आंसर? यहाँ पर कितना आंसर बनना चाहिए? -Q/24 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 क्योंकि टोटल 0 आना चाहिए। एक्चुअली 3 सरफेसेस के ग्रुप बन जाएंगे। तीन सर- वो सरफेस होंगी जिससे ये चार्ज L डिस्टेंस पे होगा, और 3 वो सरफेस होंगी जिससे ये चार्ज जस्ट ऊपर होगा।
बताएं क्या पूछ रहे थे? सर अगर क्वेश्चन पेपर में सर अगर डायरेक्ट नीचे वाला क्वेश्चन पूछते तो सर क्या मतलब पहले हमको ऊपर वाला सिचुएशन सोचना पड़ेगा बिल्कुल पेपर बच्चा में? यार, सोचो, हाँ ये आसान नहीं है। अब होता है क्या, सोचना क्या पड़ेगा, एक्चुअली गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड टाइप के ही हैं, तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करते करते ये सब याद तो हो ही जाता है उनको। मतलब आप इसी बैच में कई सारे लोग होंगे जिनको ये 24 याद होगा, क्योंकि पहले कभी न कभी वो लगा ही चुके होंगे इसको, नहीं? लॉजिक जो भी लगाया हो, बट आंसर लगभग सबको याद होता है यार। और ये कहानी पलट जाती, अगर ये कहानी तब पलट जाती है अगर यही क्यू चार्ज जस्ट इनसाइड लो, ये क्यू जस्ट इनसाइड लो। अब बताओ मुझे सरफेस 1 और सरफेस 2 के आंसर्स क्या आते हैं, बताओ। चार्ज क्यू जस्ट इनसाइड होता और फिर मैं आपसे पूछता कि सरफेस 1 के लिए कितना फ्लक्स आएगा और सरफेस 2 के लिए कितना फ्लक्स आएगा। सर 2 का उतना ही रहेगा, 1 का q by 2 का epsilon naught minus q by 24 है। नहीं भाई, ये चार्ज क्यूब के जस्ट अंदर होने पे कहानी बदल जाती। सर 2 का 2 q by वाले 3 के लिए epsilon q naught। by 24 epsilon naught और देखिए 1 2 वाले के वाले लिए का 23 by 7। 2 वाले का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे क्यूब का आंसर अब 0 थोड़ी होता, q by epsilon naught 1 minus 1 by 20। तो सीधा सीधा क्यूब एप्सिलॉन नहीं रहता गॉस लॉ से। जी सर। अगर यस सर। आप देखो ना कितना फर्क आ रहा है, चार्ज को वर्टेक्स पर रखा तो आंसर है बाई 8, चार्ज को बाहर कर दिया 0 हो गया था, और जस्ट इनसाइड करते ही वो क्यू बाई एप्सिलॉन हो गया। और फाई 2 में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फाई 1 में फर्क पड़ेगा, कितना जानते हो? सर 23 by 72 आ जाएगा। हाँ, ये 1/3 होगा किसका, 1/3 ऑफ पूरे क्यूब का फ्लक्स माइनस सरफेस 2 के सिमिलर जो 3 सरफेसेस होंगी, सरफेस 2 के सिमिलर 3 सरफेसेस, उनका टोटल फ्लक्स कितना बनेगा। तो सरफेस 2 इसके सिमिलर 3 सरफेसेस हैं, q by 24 एक का फ्लक्स है, सर q by 8। q by 8 उतना लेस करो, पूरे क्यूब के फ्लक्स में से सरफेस 2 के सिमिलर जो 3 सरफेसेस हैं उनकी फ्लक्स को लेस कर दो, जो फ्लक्स बचा ये बाकी के 3 सरफेसेस में डिवाइड हो रहा है, तो 1/3 कर दीजिए। अब कितना आंसर बनेगा ये? अभी किसी ने बोला था 7/32 करके है, सनक नहीं बोला था मेरे ख्याल से, ये बनना था ना आंसर। 7/24। बस जी हाँ, तो इस तरीके से ध्यान रखो, फर्क पड़ता है यार इसके आंसर्स में। डिफरेंसेस आते हैं भाई, मतलब फ्लक्स का टॉपिक ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है, मतलब छोटे छोटे चेंजेस करने से आंसर बदल जाते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बता दो कितना आएगा आंसर जरा। ये वही पिरामिड वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर बेस का पिरामिड, L बाई L साइड का स्क्वायर बेस पिरामिड है, लेकिन इस पिरामिड की जो हाइट है ना, हाइट वो इंटेंशनली आपको L/2 दी जा रही है, इंटेंशनली। भी आप समझ जाओगे ऐसा क्यों दिया जा रहा है। q by 6 epsilon naught। और चार्ज क्यू उसके वर्टेक्स के जस्ट नीचे है, चार्ज क्यू जस्ट इनसाइड द वर्टेक्स, जस्ट इनसाइड वर्टेक्स चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स किसी एक स्लैंटेड फेस का बताओ कितना आएगा, ऑफ ईच स्लैंटेड फेस। बाकी लोग समझ गए होंगे या नहीं समझे होंगे तो आपको बता दें, पहले तो आप ये निकालो कि इसके बेस का फ्लक्स कितना आएगा, इसको अलग करना होगा पहले तुम्हें। फ्लक्स फॉर द बेस एक अलग कैलकुलेशन होगी, और ये
अगर कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करी हुई है गॉस लॉ चैप्टर की या फ्लेक्स की प्रीवियस क्लासेस, सर 5 क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट एक स्लैंटेड सरफेस के लिए। इसका आंसर कुछ लोग को याद भी रहता है और कुछ लोग निकाल भी सकते हैं कि अगर आप L/L साइड के स्क्वायर से L/2 ऊपर अगर चार्ज पुट करते हो तो कितना फ्लक्स आएगा यहाँ पर। Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग बताएं कैसे आएगा Q/6 कैसे आएगा ये। सर अगर इसको पूरे एक क्यूब को डिवाइड बाय क्यूब मान 6 लेंगे। फेसेस हो। हाँ सर, मतलब आप, हाँ राइट, आप इसके चारों तरफ हाइपोथेटिकली एक क्यूब मान सकते हो। यही लॉजिक लगाओगे ना इसके अंदर, यस यही लॉजिक लगाएंगे कि हाइपोथेटिकली क्यूब मान लेंगे यहाँ पर। यस तो ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा, क्यूब का फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, और उस क्यूब में 6 फेसेस होंगे तो एक फेस का आंसर Q/6 हो जाएगा। ये समझ पा रहे नहीं? यस सर। ये वाला पॉइंट बाकी लोग बताएं, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसके बेस का फ्लक्स आ गया, बेस का फ्लक्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूब मान करके, और स्लैंटेड फेस का फ्लक्स निकालने के लिए तो 4 टाइम्स फ्लक्स ऑफ ईच स्लैंटेड एंड प्लस फ्लक्स ऑफ द बेस। गॉस लॉ लगाओ, ये चार्ज अंदर है तो राइट हैंड साइड इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और बेस वाला फ्लक्स एक सेपरेट न्यूमेरिकल बन गया, ये एक अलग से न्यूमेरिकल है, उसके हिसाब से इसका आंसर बन रहा है Q/6 एप्सिलॉन 0। ले आओ यहाँ पर चेक करके देख लो कितना आएगा। फाइव Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। 5Q बाय 24, और यही Q अगर जस्ट आउटसाइड होता तो समझ जाओ कहाँ फर्क आएगा। RHS वाली सर वो -Q/24 हो जाएगा। यस ठीक है, तो अब आप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि क्या करना है हमें इन सब क्वेश्चंस में। यस सर। ठीक है, ये मतलब फ्लक्स और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस की। अब अगली वाली क्लास में ना आप गॉस लॉ की मतलब गॉस लॉ का यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में, स्फीयर की, सिलेंडर की और इनफाइनाइट सरफेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। और सर अगर ये जस्ट सर मतलब उस वर्टेक्स पे रखा होता तो 0 हो जाता सर। तो 0 हो जाता, राइट, स्लैंटेड वाले का 0 हो जाता वर्टेक्स पे रखने पे। यस सर। ठीक है, चले फिर इसको बाकी अगली क्लास में करेंगे कवर भाई। सर ओके मंडे से सर, क्या है? थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बाय। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी बच्चा, कुछ पूछ रहे थे बताओ। सर ये मंडे से क्या ऑफलाइन का? बच्चा मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, ऑफलाइन करना तो था ही मेरे को मंडे से, लेकिन मैं तो नहीं आऊंगा, बाकी लोग हो सकता हुआ है, क्योंकि हमारे ना बैक साइड पर यहाँ पर अभी आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर यार करीब 6 स्टिचेस लगे हुए हैं पूरे बैक साइड पर, तो मेरे लिए हिलना पॉसिबल नहीं है। सर हुआ क्या था सर, कैसे लगी चोट? यार वो एक्चुअली गाड़ी पार्क करे, गांव पे गए थे, मैं एक्चुअली गांव में अंधेरा था, तो गाड़ी पार्क करते वक्त मतलब एक घर के आगे ना 2 सरिया निकले हुए थे, तो हम गाड़ी पार्क करके जैसे ही बाहर निकले वो सरिया बैक साइड पे चला गया पूरा, और वो 2 मोटे मोटे सरिया थे बिल्कुल। टोटल ये करीब टोटल यहाँ पर अगर आप अभी देख पाओ शायद आपको दिखेगा पीछे, यस सर। तो ये करीब जानते हो करीब 3-4 इंच का कट है यार, ये लंबा कट है एक्चुअली। तो इसीलिए मैं तो नहीं आऊंगा ऑफलाइन में भी, अगर बाकी लोग को देखते हैं भी वो लोग सर आएंगे। अगर ऑफलाइन चलेगी सर तो ऑनलाइन भी साथ ही साथ चलती रहेगी सर। दिक्कत ये है ना कि 2 सब्जेक्ट ऑफलाइन और एक ऑनलाइन मैनेज कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा 2-3 दिन हो सकता है डिले हो जाए प्रोग्राम, अभी देख लेते हैं, बता देंगे अभी डिस्कस करके बाकी लोगों से। ओके सर। ओके सर, गेट वेल सून। थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।